नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मैट्रिक परीक्षा 2022 का जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा था उसका मैं आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा और प्रश्न भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे। तो पिछली बार जो है आप लोग जानते हैं, पिछले आप लोग तो जानते नहीं होंगे, 2022 में जो परीक्षा दिया वो जानते हैं कि जो मॉडल सेट जारी हुआ था जैक और जेसीईआरटी के द्वारा, उसमें से मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि विषयों हिंदी में मॉडल सेट से बहुत सारा प्रश्न लगभग 40, 50, 60% पूछा था, लेकिन सोशल साइंस में नहीं पूछा था। इसलिए आप लोग सोशल साइंस को हल्के में नहीं लें और बढ़िया से सामाजिक विज्ञान की तैयारी करें। मैं लगातार सोशल साइंस का एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूट्यूब में डाल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट प्रश्न बना के डालूंगा वो आपको आसानी से मिल सके। और अधिक से अधिक दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं प्रश्न बनाऊंगा इंपॉर्टेंट वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पिछले साल 2022 में जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो किस प्रकार से आया था। तो इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सो कुल है, देखिए पूर्णांक 40। कितना है? कुल पूर्णांक है 40 और पृष्ठ की संख्या 20 है और प्रश्न की संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, और समय है 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट समय है। तो इसमें बोलता है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड रहेंगे, ए, बी, सी, और कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। तो प्रश्न संख्या 1 से 7 तक जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रकार के हैं और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। मतलब कि 7 प्रश्न पूछेगा और उसमें से किसी आपको 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है और 2 प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक का है। कितने का है? 2 अंक का है। इसके बाद सेक्शन बी है कि प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है 50 शब्दों में और प्रत्येक का मान 3 तक है। तो इसमें भी 7 प्रश्न है, लिखना 5 ही है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसमें भी 7 प्रश्न है और किन्हीं 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और जो खंड सी है, सेक्शन सी, उसमें से 15 से 19 यानी कि 15, 16, 17, 18, 19 5 प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी कि 2 प्रश्नों को उत्तर नहीं देना है। और कितने शब्दों में देना है? 1000 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो आपको बताएं कि 7 प्रश्न रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और फिर 7 प्रश्न रहता है सेक्शन बी में, जो कि 5 ही प्रश्न बनाना है, 3 अंक का रहता है। और 5 प्रश्न रहता है 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको दिखाते हैं कि ये सोशल साइंस में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर तो आप लोग उत्तर देख लीजिएगा, किताब से बना लीजिएगा। सारे प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं लिखा हूं, बस मैं एक आपको पैटर्न बता रहा हूं कि मैं आपको एक 2022 मैट्रिक परीक्षा सोशल साइंस का प्रश्न दिखा रहा हूं कि कैसे प्रश्न आया था। तो देखिए ये सेक्शन ए है कि 1 से 7 तक प्रत्येक 2 अंकों के हैं और इनमें से किन्हीं 5 ही प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, समूह 77 या ग्रुप 77 से क्या तात्पर्य है। तो समूह 77, ग्रुप 77 जो है ये इतिहास चैप्टर का विषय है। हम लोग जानते हैं कि जब ब्रेटन वुड्स जो है ना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के, है ना, अमेरिका में हुआ था न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक विकास, जिसका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक पूरा नाम है, की स्थापना हुई थी। तो इन देशों से सिर्फ पश्चिमी देशों के विकसित देशों को लाभ हो रहा था और जो विकासशील देश थे उनको कोई इससे लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपने विकास के लिए ग्रुप 77 का गठन किया था। जैसे 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग नया समूह बनाया जिसे ग्रुप 77 का नाम दिया गया। या तो कह सकते हैं कि ग्रुप 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स, ये ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। ब्रेटन वुड्स जो हुआ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में है, के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया और इसका नाम ग्रुप 77 G77 दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा प्रश्न भी इतिहास से ही है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी। हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था 18वीं सदी में, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है भूगोल से।
सब मिक्स कर दिया है। सोशल साइंस में तो 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं की लिखिए। तो भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं लिख दीजिएगा। जैसे भारतीय कृषि जो है सो वह मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है, या उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है। अब प्रश्न संख्या 4 जो है वह है, ये भी भूगोल से है, ज्योग्राफी से प्रश्न है। लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोह खनिज किसे कहते हैं? वे सभी धातु जिनमें लोहे का अंश होता है या अंश पाया जाता है लोह खनिज कहलाता है, जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, लोह अयस्क आदि। अलोह खनिज वैसे सभी वस्तुएं जिनमें लोहे का कोई अंश नहीं पाया जाता है या लोहे का अंश नहीं रहता है, उसे अलोह खनिज कहते हैं, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। अब देखिए 5वां प्रश्न है, ये राजनीतिक विज्ञान से है, पॉलिटिकल साइंस से है, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो समूह एक जैसे विचार रखते हैं या देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, या जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद सरकार बनाते हैं और उस देश की समस्याओं का समाधान करते हैं, संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको राजनीतिक दल कहते हैं। आर्थिक असमानता क्या है? ये आर्थिक असमानता क्या है? जब आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है और कभी कभी धन असमानता या धन अंतर को भी संदर्भित करता है, आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक असमानता लोग बोलचाल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच अंतर होना, मतलब कोई अधिक ज़्यादा, कोई अधिक अमीर है तो कोई एकदम गरीब है ना। अब प्रश्न के 7 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण देखिए, ये इतिहास में भी ये प्रश्न है और अर्थशास्त्र में भी है, लेकिन दोनों का यहाँ पे मीनिंग अलग अलग दृष्टि में है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना। इसमें क्या, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो, तो क्या मतलब एक देश से अधिक देशों में अपना व्यापार चलाती है और नियंत्रित करती है, वस्तुओं को बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के अनेक देशों में स्थापित करती है। अब देखिए सेक्शन बी है, हमने बताया था सेक्शन बी, खंड बी, जो कि इसमें भी 7 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंक का, कितना है? 3 अंकों का। तो फिर है 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब हम लोग जानते हैं कि ये जो है इतिहास का चैप्टर है, तो बंगाल में जब महामंदी हुई थी 1929 ईस्वी में, तो इसमें क्या हुआ था कि 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी पटसन की कीमतों में। कितना? 60%। वे पहले क्या करते थे, बंगाल के मजदूर कच्चा पटसन उगाते थे और कारखानों में टाट की बोरियां बनाते थे। जब टाट का निर्यात बंद हो गया, मतलब वह दूसरे देशों को नहीं भेजने लगा, तो उसकी कीमतों में 60% से भी ज़्यादा क्या आ गई, गिरावट आ गई, जिसके कारण जो काश्तकार थे उसके दिन फिर से फिरने की उम्मीद या बेहतर आमदनी के उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कर्जे लिए, और बाद में धीरे धीरे उनका कर्जा फिर डूबता गया और इसके कारण क्या हुआ, काश्तकारों की पहले से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, वह कर्जों में डूब गए और उनकी बचत खत्म हो गई। उनको जो ज़मीन है वो कर्ज लिए और सूदखोरों के पास ज़मीन को गिरवी रखना पड़ा। अब है 9वां नंबर प्रश्न, ये 3 नंबर का भी है। स्पिनिंग जेनी क्या था? इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी क्या है जानते हैं? धागा बनाने का मशीन था। इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में किया था, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। ये काम पहले महिला वहाँ की करती थी। एक प्रश्न ऐसा भी है कि इंग्लैंड की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमले क्यों किए? तो जो काम महिलाएं करती थी धागा काटने का, वह काम स्पिनिंग जेनी मशीन करने लगा, इसलिए महिलाएं उस पर धावा बोल देती थी। तो स्पिनिंग जेनी क्या था? धागा बनाने का मशीन था और इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। 10वां नंबर का प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? इसकी एक विशेषता को बताइए। तो रोपण कृषि भूगोल से संबंधित प्रश्न है। रोपण कृषि हम लोग जानते हैं रबर, चाय, कॉफी, कोको, केला, नारियल, गन्ना आदि मसाला को कहते हैं। बड़े पैमाने पर एक फसली कृषि किए जाने को रोपण कृषि कहते हैं, है ना। अब है राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। राजनीतिक दल, ये सिविक्स का प्रश्न है। राजनीतिक दल क्या होता है? किसी एक विशेष संगठन होता है जिसमें सभी लोग उस संगठन में रहते हैं, एक विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं, संवैधानिक तरीकों में अडिग विश्वास रखते हैं, चुनाव जीतने के पश्चात अपनी नीतियों पर अमल करना। मतलब चुनाव से पहले क्या उन्हें घोषणा पत्र जारी करता है राजनीतिक दल कि मैं ये करूँगा, मैं रोड बना दूंगा, मैं सड़क बना दूंगा, मैं किसानों का ऋण माफ़ कर दूंगा। तो जब वो सरकार बनाते हैं तो अपनी नीतियों पर अमल करते हैं, ये एक गुण भी है।
अब है सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। हम लोग जानते हैं सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। हम लोग ये सूचना का अधिकार सरकारी कार्यालयों से, सरकारी दफ्तरों से है ना सूचना मांग सकते हैं। कोई भी सूचना अगर हमको मांगना है तो इस कानून के तहत हम किसी भी प्रकार का सूचना सरकारी ऑफिस से, सरकारी दफ्तर से मांग सकते हैं। अब है विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों को लिखिए, मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी 2 कार्यों को लिखिए। तो इसमें है कि 2 कार्य हैं कि पहला है कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना, फिर है देशों के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के रूप में, मंच के रूप में कार्य करना। अब है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए प्रश्न आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। तो बैंक क्या करता है, बैंक लोगों का जमा लेता है और अपने पास जमा जो लोगों का पैसा अपने पास जमा रखता है उसमें कुछ ब्याज भी देता है। और दूसरा बैंक उस पैसे को क्या करता है, बाजार में लगाता है या फिर ऋण देता है, लोन देता है। और जो लोन देता है उसमें बैंक क्या करती है, लोगों से ऋण देने के एवज में इंटरेस्ट ब्याज लेती है। लेकिन जितना वो अपने पास जमा रखती है पैसा, उसका जो लोगों को ब्याज देती है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज ऋण देने वालों से लेती है। तो दोनों का जो अंतर है वही बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज है ना, और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों। अब जो प्रश्न है आप देखिए खंड सी है। क्या है खंड सी, इसमें से 15 से 19 तक प्रत्येक 5 अंकों का प्रश्न है। कितना, 5 अंकों का है, लेकिन इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बनाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं अभी आप लोगों को बहुत सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, हिंदी का, मैथ का बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी अपलोड कर चुका है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो मैं क्वेश्चन बनाऊँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँ, वो आप लोग के पास आसानी से पहुँचेगा और आप लोग तैयारी कर सके। और एक बार मैं फिर आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग सोशल साइंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस काफ़ी मॉडल सेट से प्रश्न पूछा था, हल्का आया था, लेकिन सोशल साइंस का बहुत अटपटा क्वेश्चन था और बच्चों को काफ़ी दिमाग घूम गया था प्रश्न देखते ही। तो 15 नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। आप इनको देख लीजिएगा। 16 है, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। देखिए इसमें क्या है कि आप लोग ना कम से कम 4-5 पौधों का याद कर लीजिएगा फसल का, ताकि किसी भी फसल का पूछे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सके। जैसे गेहूँ फसल का नाम, गेहूँ और उसके उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। या चावल या गन्ना या चाय या कॉफ़ी, किसी भी फसल अगर पूछ दे, इसमें तो कोई पूछा नहीं है, तो इसमें कोई फसल का आप क्या है नाम बता दीजिए और उसको उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का, जैसे कितना वर्षा होना चाहिए, कितना मजदूर की आवश्यकता है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, किस प्रकार का मौसम पर्यावरण चाहिए, है ना, वातावरण चाहिए। अब है 17 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इसको आप लोग अपना सिविक्स का पुस्तक से देख लीजिएगा प्रश्न उत्तर इसका। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। और 19 नंबर का देखिए, एक मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहता है, इसमें आपका नंबर कटेगा नहीं अगर आप सही से उत्तर दे दीजिएगा, तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये क्या है, मानचित्र से संबंधित है। दिए गए भारत के मानचित्र पर कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो कपास जो देखिए यह है आपका राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में जो कपास पाया जाता है, जबकि जो जूट है वह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र में देखिए पाया जाता है। ये पूरा बंगाल है ना, असम के क्षेत्र में। तो आप लोग ये मानचित्र से संबंधित कार्य भी कर लीजिएगा। इसमें 5 अंक का ये रहता है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, बस मानचित्र संबंधित कार्य दर्शा दीजिएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको एक मैंने पिछले साल 2022 में जो मैट्रिक परीक्षा जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था 40 अंकों का, मैं उसका प्रश्न आपको आज दिखाया और कुछ का उत्तर भी बताया। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।